यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और आपका एग्ज़ाम 2025 में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हम बता रहे हैं, वरना आप फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। देखिए, अभी जो वीकली टेस्ट चल रहा है, इसमें आपको 1 सप्ताह का टारगेट दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी तैयारी करो और फिर आप लोगों का जो है मान के चलो कि शनिवार को आपका टेस्ट हो जाएगा, सैटरडे को। ठीक है? यही कर रहे हो। लेकिन आप कर क्या रहे हो ना, अभी आप कर ये रहे हो कि वीकली टेस्ट में हो क्या रहा है कि आप कह रहे हो मतलब अपने फ्रेंड से या फिर अपने कोई भी रिलेटिव टीचर से कि मुझे वो क्वेश्चन दे दीजिए जो वीकली टेस्ट में आएगा। और आप पढ़ सिर्फ इतना रहे हो जो सिर्फ आपको वीकली टेस्ट में काम आए। ठीक है? मेरी बात मानिए, अभी जो आपको जो वीकली टेस्ट की तैयारी कराई जा रही है ना, हर सप्ताह आपको एक नया टारगेट मिलेगा कि इसका ये टेस्ट है, इसका ये टेस्ट है, इसका ये टेस्ट है। लेकिन जब आपका फाइनल एग्ज़ाम आएगा, ये जो वीकली टेस्ट चल रहा है, ये आपका आधा फरवरी तक खींच कर लेके चला जाएगा। कहाँ लेके चला जाएगा? फरवरी तक। और जानते हो होगा क्या? फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम। और फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से किसी भी प्रकार का कोई भी समय नहीं दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप वीकली टेस्ट का सिर्फ तैयारी करके आप पास कर जाओगे? ऐसा नहीं है। जो सवाल आपका वीकली टेस्ट में आएगा वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, वीकली टेस्ट के जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो इसका 10 नंबर आपको वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम दे करके हम फाइनल एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप लोग का जो पढ़ो, वीकली टेस्ट वाला ही सिलेबस पढ़ो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि ये फाइनल एग्ज़ाम का हमको तैयारी करना है। और आप लोगों के पास समय नहीं है, एकदम दिन रात आपको अब मेहनत करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। हम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखिए, वो व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सअप चैनल है। जब आप उसको ज्वाइन करोगे यानी वहाँ फॉलो करोगे तो ऊपर में एक घंटी का आइकन दिखेगा, उसको खोल लेना। क्योंकि उस पर जो देखोगे क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे मिलता है। दूसरी बात, जब आप उसको फॉलो कर लेते हो तो आप अपने व्हाट्सअप में उसको ढूंढते हो, कहाँ गया ग्रुप, कहाँ गया ग्रुप। तो ग्रुप कहीं नहीं जाता है, जहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करते हो ना, जब आप स्टेटस पे जाओगे तो नीचे में आपको वो ग्रुप दिखेगा। ठीक है? यानी वो चैनल है वो नीचे में दिखेगा। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं था, इसलिए मैं बता दिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपका जो है वीकली टेस्ट में भी आने की संभावना है और आपका फाइनल एग्जाम में। अब देखिएगा यहाँ पर जो वीकली टेस्ट में हो क्या रहा है कि आप लोगों का 9 क्लास का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है? तो बहुत सारों का बच्चों का जो है इंक्वायरी आया कि भैया इस बार भी जो है ना 9 का ही आएगा, जो है 10 का नहीं आएगा। तो क्या करें? आप 10 का तैयारी नहीं करोगे, यानी आपका जो दो एक एक चैप्टर जो है, एक वो हिस्ट्री, भूगोल और नागरिक का जो 3 चैप्टर आप इसको छोड़ दोगे। अगली बार तो आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का, तो फिर आप फाइनल एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? तो वो क्या देगा नहीं देगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, बस इसको आप बना कर रखो। ठीक है? चलिए, राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। छोटा सा आंसर है, याद कर लीजिएगा। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है इसका, आप लोग उसको देख लेना, मैंने ट्रिक से भी याद कराया है। कल्पना दर्श क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। ये एग्ज़ाम में आता है, फाइनल एग्ज़ाम में भी आया था। एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है, यानी कि कल्पना कर लेता है। फ्रेडरिक सोरियो कौन था, यह भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने स्वयं संसार रचा, जिसके माध्यम से उसके गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श का रूप प्रस्तुत किया। ये कर लीजिएगा और इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछ लेगा, कहेगा कि 4 चित्रों की एक श्रृंखला किसने बनाई थी, तो फ्रेडरिक सोरियो ने। ठीक है? बात समझ में आए कि नहीं? फ्रेडरिक सोरियो ने। तो ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी देखिएगा सब्जेक्टिव में से निकल कर आ रहा है। राष्ट्र क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जनमत संग्रह क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं।
ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थगित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देती है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है जिसका अर्थ आज़ाद है। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आता है 1815 की वियना की संधि के क्या उद्देश्य थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉल्वे राइन क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख के रहना है कि जॉल्वे राइन पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जॉल्वे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीय में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैजनी कौन था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। मैजनी कौन था, आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगर हम सबको पढ़ते रहेंगे ना तो देखोगे कि वीडियोस जो है बहुत लंबा बनता चला गया। मैटरनिक युग क्या था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। जर्मनी की एकीकरण में क्या बाधाएं थी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक तो पूछा नहीं गया है इस तरह का सवाल। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था, इसको लेकिन देख लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रूपक से आपका क्या तात्पर्य, ये आपका छोटे वाले सवाल में पूछा जा सकता है कि रूपक क्या होता है। जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किए। बाद में उसे 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो सवाल है आपका 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, इसको क्या कीजिएगा 10 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10 बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद उसके बाद इसको जो है लेख की तरह आप लिखिएगा। अगर आप इसका जो है 70% भी लिख पाते हो तो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या भूमिका थी, ये सवाल भी आपको आना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये सवाल जो है घुमाकर वहाँ पे पूछा जाता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए, ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे गौरी बाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो बोल देगा गौरी बाल्टी कौन था। ठीक है, तो गौरी बाल्टी के बारे में भी 10-20 बार इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक लेख की तरह आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका 50% भी लिख पाते हो गौरी बाल्टी के बारे में, नहीं जैसे आप गांधी जी के बारे में लिखोगे तो गांधी जी के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत अगर कहानी सुना दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसके बारे में लिख लोगे, कम से कम आधा तो लिख ही लोगे ना। तो गौरी बाल्टी के बारे में भी आप 20 बार इसको पढ़ लो। तो 20 बार पढ़ लेना है, अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है। उसके बाद आप बिना देखे जब लिखोगे ना तो आपको आ जाएगा, कोई भी आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब सवाल तो आपके बुक में भी आपको देखने को मिला होगा कि जुज़ेप्पे मैत्सनी पर टिप्पणी लिखना है। तो ये सब तो मतलब अभी आजकल फ़िलहाल में ये देखा जा रहा है आजकल के बोर्ड एग्ज़ाम में कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी इसको कोई भी प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपके ऊपर है, अगर आपको टॉपर लिस्ट में जाना है तो फिर तो आपको याद करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई लो कैटेगरी का स्टूडेंट है तो मैं उनको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब कॉन्ट कैमिलो दे काबूर के बारे में टिप्पणी है, यूनानी स्वतंत्रता है, नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो ये सवाल है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही होगा। यानी महिलाओं का क्या रोल वहाँ पे था ये आपको बताना है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में दुनिया में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक और अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा विवादास्पद था। विवादास्पद का मतलब उसको ठीक से मिला ही नहीं। ठीक है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, है कि नहीं।
इसके बाद जो यहाँ पर परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद टिप्पणी यहाँ पे दिया गया है, फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखना है और इसको भी आप अभी इग्नोर कर सकते हो। ये सवाल आपके बुक में था, मैरियन जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है, उसका क्या महत्व था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे, एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार यहाँ से ले लीजिए, या नहीं तो हम इसको छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। ठीक है, आप जब लोगे तो एक ही बार में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना ही होगा। ठीक है, तो इसका आप 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लो, पहला यहाँ से ले लो। ठीक है, और फिर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, फिर आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और तैयारी कीजिए। उसके बाद ये जो सवाल है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आप जितना इम्पोर्टेंट बोल लो कम है। ठीक है, इसलिए आप इसको जो है अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया। चलिए, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सवाल है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, अगर आप पास करना चाहते हो अच्छे नंबर से, तो आपको ये सब सवाल करके रखना होगा कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो ये सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद इटली के एकीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से इसका उत्तर का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इतना लेने के बाद फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेना होगा, ये भी आपका इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में है। ठीक है, तो ये सब सवाल जब भी अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। तो देख लीजिए सिलेबस कितना बड़ा है और कितना सारा सवाल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस सवाल को इग्नोर कीजिए, ये सवाल नहीं आता है। ये सवाल भी जो है एग्ज़ाम में 3-4 बार आ चुका है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो उन्होंने कौन कौन सा कदम उठाया था, ये आपको बतानी है। मैं सभी पर्टिकुलर सवाल का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सब्जेक्टिव में आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आपको ये सब वीडियोज़ उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसको इग्नोर कीजिए। जो सवाल मुझे नहीं लग रहा है इसलिए मैंने उन सबको इग्नोर करवा दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आप लोगों का जो है टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। एक टेस्ट मैं भी ले रहा हूँ जो आप लोगों का वीकली होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जाकर मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए जैसे मैंने बताया है। इसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या नहीं तो आप मेरे दिए गए नंबर है, जो मेरा नंबर है जो आपको शो कर रहा है, आप इसके द्वारा भी आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।